सरकार जितनी भी रही हैं और आइंदा भी आएंगी, वो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल तो कहीं न कहीं करती हैं। जी। लेकिन जितनी सरकारें पहली आईं उनके यहाँ शर्म मुहैया थी जी। यानी बीजेपी की भी सरकार आई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी थे। ये जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसका भरपूर इस्तेमाल हर जगह बिल्कुल नंगे ढंग से किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा अखिलेश यादव की सरकार आई तो उसमें होता था सबके खिलाफ, लेकिन उतना उसका एग्रेसिव इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जब से ये महाराज आ गए हैं तो इनमें जो है खाली इस्तेमाल होगा मुसलमानों के खिलाफ। अगर कोई ऐसी दफा लगाई गई तो अब उसमें हरिजन एक्ट जो है मुसलमान अगर होगा तो वहाँ आफत आ जाएगी। ये सरकार जब से आई है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार कहना चाहिए, उनके चेले चपाटे जो है, तो हाँ बिल्कुल, तो वो बिल्कुल नंगा नाच जो है वो नाच रही है सरकार। वो एजेंसियों का अपने फेवर में बिल्कुल बुरी तरह इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों आदाब से मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है ZK फैजान साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये आप जो देख रहे हैं ईडी का जी, और ईडी की जो हर किसी के ऊपर चल रही है आजकल। अब आप सुना होगा जिन लोगों ने अग्निपथ पे हिस्सा लिया नहीं आंदोलन में, और इसके साथ साथ जिन्होंने अपने पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेहुरमती की, उनके बदकलामी की, उस पर एजिटेशन किया, उन लोगों के खिलाफ भी ईडी जांच करना शुरू कर दी है। तो ये ईडी यानी मतलब पुलिस हो गई, क्या हो गया ईडी का? देखिए ऐसा है, ये तो सरकारी एजेंसियां हैं जी। तो सरकार जितनी भी रही हैं और आइंदा भी आएंगी, वो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल तो कहीं न कहीं करती हैं। जी। लेकिन जितनी सरकारें पहली आईं उनके यहाँ शर्म मुहैया थी। जी। यानी बीजेपी की भी सरकार आई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी थे। तो लगता था कि भाई हाँ कोई प्राइम मिनिस्टर है और कोई होम मिनिस्टर है, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अडवाणी, और वो ठीक है, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है, लेकिन भाई लेकिन संजीदगी थी उनके अंदर। बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मतलब वो कहीं ना कहीं कोई शर्म मुहैया का ख्याल करते थे ना। ये सरकार जब से आई है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार कहना चाहिए, उनके चेले चपाटे जो हैं, तो हाँ बिल्कुल, तो वो बिल्कुल नंगा नाच जो है वो नाच रही है सरकार। वो एजेंसियों का अपने फेवर में बिल्कुल बुरी तरह इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो ईडी की बात आपने की ना, तो होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, ये वाला मामला है। गालिब का कुछ मिसरा बार बार याद आता है। तो वो ऐसे सिलसिले की एक कड़ी है। अब देखिए आप, जितनी भारतीय जनता पार्टी, अब ये ईडी क्या है, ईडी जो है क्या कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, माननीय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये ईडी का डायरेक्टरेट आता है ईडी। उसी तरीके से आप देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में है। तो ये सीबीआई है, सीबीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और के अंडर में है, पब्लिक ग्रीवेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो ये जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसका भरपूर इस्तेमाल हर जगह बिल्कुल नंगे ढंग से किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा अब है क्या नहीं, बस भाई नज़र आता है ना, और इसमें कोई सफाई नहीं, वो तो बिल्कुल ही धड़ल्ले से कर रहे हैं भाई। अच्छा, सारी सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की हैं पूरे मुल्क में, उनके यहाँ कुछ नहीं हो रहा है कि वो ईडी का वहाँ कोई एक्शन हो, इनकम टैक्स का एक्शन हो, वहाँ पर जो है उसका एक्शन हो, क्या कहते हैं आपके सीबीआई का। लेकिन जो दूसरी सरकारें हैं जो बीजेपी के अलावा, वहीं पर सारी गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे दूसरी जगहों पर हो। और वो अब महाराष्ट्र, तो मैंने आपके चैनल पे मैं अक्सर सब बातें मैंने कहता रहा हूँ, आप पूछते भी रहे हैं कि महाराष्ट्र बहुत दिन के निशाने पर था। महाराष्ट्र की सरकार बन करके चली गई तो बड़ा कलक इनको था, और ये मुस्तकिल लगे हुए थे ताना बाना बुनने में कि उसको गिराएं, ये करें, वो करें। तो अब वहाँ ईडी का इस्तेमाल देखिए कैसे किया। यानी वहाँ अनिल देशमुख जो उनका होम मिनिस्टर था, पहले तो उसको उन्होंने किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो अंदर गए जेल के अंदर। बाद में जब नवाब मलिक आया, नवाब मलिक ने क्या किया था, नवाब मलिक ने खाली जो शाहरुख खान को 5 ग्राम उनके लड़के का मामला था, 5 ग्राम उसको उन्होंने डिफेंड किया कि सब बेकार की बातें हैं, और बाद में झूठा भी।
तो वो उसको उन्होंने कहा अच्छा तो तुझे बताता हूँ, इधर दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, और ये मुसलमान दाऊद इब्राहिम से सबसे, हाँ वो सबसे जोड़ देंगे वो। उसके बाद देखिए शरद पवार को नोटिस उन्होंने इशू कर दिया था। खैर शरद पवार को तो मैं यही कहूँगा कि वो उसने कहा मैं आ रहा हूँ, तो हिम्मत नहीं उनकी पड़ी कि आफ्टर वो मराठा लीडर वहाँ पर है और मराठा ऑनर की बात आ जाती, जो कुछ भी मैं कहूँगा तो वो भारत नहीं हुआ। उसके बाद देखिए अभी उनकी मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर था, मिनिस्टर है वो क्या कहते हैं आपके अनिल परब जी जी, तो उनको नोटिस इशू कर दिया। और इस तरह से अब देखिए यहाँ आपकी गवर्नमेंट है यहाँ पर, तो हेल्थ मिनिस्टर जो है उसको सत्येंद्र जैन उसको कर दिया, बेचारे जेल में जाकर के वो कर रहे हैं। अच्छा और तो नहीं, राहुल गांधी को कर दिया, सोनिया गांधी को कर दिया, मतलब वो जहाँ मौका पा रहे हैं। और सुनिए ये महाराष्ट्र में जो तमाशा हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको इशू कर रखा है, तो वो भाग करके वहाँ बैठे हुए खाली इसी डर से, समझे आपने। तो अभी जो आप जिस अपोजिशन में जी जी तो ये सब सिलसिला चल रहा है। तो जो अभी आपने कहा कि साहब उन्होंने नोटिस इशू किया है, नहीं नोटिस ने बयान दिया है कि हम जो पेपर से इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा किससे कहा? यूपी पुलिस से, जहां योगी महाराज बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब हमको पेपर्स दीजिए, केस पेपर्स और तमाम, तो हम देखें कि FIR की कापी, तो हम देखें कि भाई कैसे ये जो है इनके ऊपर ईडी में कैसे। अरे भाई वो लड़के थे, आप यंगस्टर तो थे, टीनेजर्स थे जो तमाम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे धड़ल्ले के साथ, तो पार्टियों को उनको सपोर्ट था। लेकिन आप उन मुजाहिरीन के खिलाफ जो FIR हुई है उनका लेकर के वहाँ कौन से ईडी का वो आप करने जा रहे हैं? मगर ईडी का तो उनके घर वालों को पकड़ेंगे। यहाँ तो वहाँ पे कानून कायदा तो कोई चीज़ उनके पास है ही नहीं। बाप गलती कर रहा है तो बेटे को पकड़ रहे हैं, बेटा गलती कर रहा है तो बाप को पकड़ रहे हैं, भाई को पकड़ रहे हैं, बीवी को पकड़ रहे हैं, गलती कर रहा है हस्बैंड और मकान जो है बीवी के नाम पर वो गिराया जा रहा है। लेकिन है क्या, इन्होंने मांग तो दिया पेपर्स, लेकिन जा करके गाज कहाँ गिरेगी? मुसलमान के ऊपर। ये तो अग्निपथ वगैरह के जो उन्होंने बात किया कि अग्निपथ के लोग जो FIR हुई हैं और जो इसमें हुई हैं, क्या कहते हैं आपके पैगंबर इस्लाम को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो FIR हो गई हैं उनको मांग रहे हैं, उनसे रिलेटेड पेपर्स मांग रहे हैं। तो होगा क्या? अग्निपथ में कोई आज तक गया नहीं, अभी तक न 10-5 लोग अरेस्ट हुए हैं, तो कोई छूटा होगा, कोई क्या कुछ आता पता नहीं। लेकिन ये किसी के घर में बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर, वही मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर तो सब हमारे लिए ना भाई। तो ये एक दिखाने के लिए, मेल मिलाने के लिए अग्निपथ का नाम ले लिया, लेकिन बेसिकली उनको जो है यूपी में खास तौर से मांगा है। जी समझा, यूपी में खास तौर से पेपर्स मांगे हैं। तो ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक और तमाशा है। तो पेपर आएंगे, इस बहाने उस बहाने अपना कर रहे हैं। उनके बाप के नाम पे करेंगे, उनके चचा के नाम पर करेंगे, उनकी वालदा के नाम पे कुछ होगा तो करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमको पेपर्स दीजिए ताकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जी जिनमें वो पढ़े हैं, तो बिहार में ज़्यादा है। जी, बिहार में ज़्यादा है। मार हब जो है ये अपने ये है, क्या कहते हैं, कोचिंग हब तो कोटा बना हुआ है। कोटा सबसे बड़ा तो कोटा है। तो अब वहाँ मांगेंगे और ये देखेंगे कि उन लोगों ने फाइनेंस तो नहीं किया है, तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं होगा, खाली इसमें से मुसलमानों को छटनी होगी। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन कोई मुसलमानों को होगा तो उसके खिलाफ गाज गिर जाएगी, उसके खिलाफ नजरा इनका तर जाएगा। ये करने वाले हैं। तो ईडी का इस्तेमाल तो, अच्छा होता क्या है ना अनीस साहब, कानून का बेदरेग इस्तेमाल। अभी देखिए हरिजन एक्ट है, जैसे मिसाल मैं दे रहा हूँ, हरिजन एक्ट जो है वो जनरल है, और उसका जनरल इस्तेमाल होता है, होना भी चाहिए, वो अलग मसला है। वो कहाँ तक एग्रेसिव है, कहाँ तक नहीं, मैं उससे बहस नहीं करता। लेकिन मायावती के ज़माने में वही कानून तो है ना, वो धड़ल्ले से सबके खिलाफ इस्तेमाल होने लगा। होने लगा था। अखिलेश यादव की सरकार आई तो उसमें होता था सबके खिलाफ, लेकिन उतना उसका एग्रेसिव इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जब से ये महाराज आ गए हैं तो इनमें जो है खाली इस्तेमाल होगा मुसलमानों के खिलाफ। अगर कोई ऐसी दफा लगाई गई तो अब उसमें हरिजन एक्ट जो है मुसलमान अगर होगा तो वहाँ आफत आ जाएगी। जैसे आपको याद होगा एक मरतबा मेरा आपने इंटरव्यू किया था, हमारे जौनपुर में हरिजन एक्ट फट से लगाया गया था, भरेठी एक गाँव था, वहाँ को लेकर के आपने मेरा इंटरव्यू किया तो उस पर मैंने बात की थी, अगर आपको याद होगा तो धड़ सड़, तो मतलब हरिजन एक्ट जो है लग जाएगा। उसी तरीके से इन्वायरमेंट एक्ट है,
1986 में बना, उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग आई, लेकिन मेन चीज़ जो आई थी पड़ी हुई थी कि 10 से 6 बजे तक सुबह तक कोई इस पर नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन एक तो यहाँ आपकी कॉलोनी में हो तो यहाँ उसका दूसरा असर पड़ेगा, कंजेस्टेड कॉलोनी में हो, शहरों में। लेकिन देहातों में जहाँ एक घर यहाँ है, एक घर 2 फरलांग पे है, एक बस्ती 10 लोगों की यहाँ एक 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर इन चीज़ों का लकीर के फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ प्रशासन इसी तरह लेता था। अब वहाँ पर अज़ान भी हो रही, कोई बात नहीं, और मंदिर में पाठ भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। मगर इन्होंने उसको इशू बनाने के लिए और ये बताने के लिए कि मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन हम कर रहे हैं, ये देखो मुसलमानों का नाचका बंद कर रहे हैं। असल में यहाँ काम भी करना मुसलमानों के खिलाफ और बताना भी है। तो उन्होंने पोल्यूशन, वही कानून तो वही था, उसको यूपी गवर्नमेंट ने लागू कर दिया ला करके। जी। और वो क्या कहते हैं, अब हालांकि है क्या, अब जहाँ पर लोगों में है न हिंदू मुसलमान की कोई वो है, न मुसलमानों को हिंदू की, वहाँ पर अजान भी वो लोग दे रहे हैं और वहाँ पर वो मंदिर में वो सब हो भी रहा है। लेकिन 2-2 दिन तक इनके यहाँ होता है, उसको तो परमिशन दे देंगे। मस्जिद को अगर प्रशासन के पास जाएं तो वो नहीं देगा। डीजे बज रहा है, अभी मैं गया था, सड़कें जाम थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, डीजे बज रहा है, रात को 12 बज रहे हैं, बजने दो, क्या फर्क पड़ता। जबकि डीजे सबसे खतरनाक है, आदमी का बिल्कुल धक धक दिल करने लगता है कि पता नहीं क्या हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एजेंसियां हैं, कानून है, लेकिन कानून का मिसयूज़ कैसे होता है, दुरुपयोग कैसे होता है, ये दुरुपयोग करना ये सरकार खूब जानती है, मिसयूज़ करना खूब जानती है और बड़ी बेहयाई से उसका यूज़ करती है। कोई शर्म हया नाम की चीज़ के पास नहीं है, कानून कायदा इनके पास नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इनके सामने आम कानून की क्या मतलब है भाई। तो इसलिए उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो ईडी का लेके तमाशा कर रहे हैं, समझे आपने, ये है मामला कुल मिला करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान भाई। अगले में फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।